हेलो फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र सितंबर 2017 के डिस्कशन में आपका स्वागत है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और कुरुक्षेत्र भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मैगज़ीन है। और अगर आपको टाइम मिले तो कुरुक्षेत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जो सितंबर 2017 का इशू था उसमें स्किलिंग रूरल इंडिया को कवर किया गया था, किस तरीके से कौशल विकास होगा ग्रामीण क्षेत्र में, ये डिस्कस किया गया है 2017 सितंबर के इशू में। आइए देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। एज़ यूजुअल, जब भी कोई मैगज़ीन होती है या कोई एक इम्पॉर्टेंट एरिया जब उस मैगज़ीन में डिस्कस होता है उस इशू में, तो कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि बार बार हर आर्टिकल में रिपीट होंगे, जैसे इतना पॉपुलेशन है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है या इस तरीके की चीज़ें। और अगर उनको एक नटशेल में, एक समरी के रूप में हम पहले ही देख लें तो, और बाद में भी हम देखते रहेंगे जब वो टॉपिक आएंगे, तो हमें वो बार बार जब हमारे सामने आएंगे तो हमारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा वो याद होने लगेगा। और एक एडवाइस मैं इसलिए भी आपको करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों का अपना पैटर्न होता है आंसर लिखने का। जैसे कि अब इंडिया की एवरेज एज 29 ईयर है, अगर ये आपको याद है तो आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। या 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन रिजाइड्स इन इंडिया, अब ये भी एक अच्छा पॉइंट है। या इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल रहा है बिकॉज 15 से 59 ईयर्स तक की जो पॉपुलेशन है वो 62% है इंडिया का। सो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको अगर आप कोट करेंगे तो अच्छा रहेगा, बट इसका मतलब ये भी ना लगाया जाए कि आपको सारे ही फैक्ट्स याद होने चाहिए। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा फैक्ट्स के फेवर में नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कितनी डिफ़िकल्टी होती है बहुत सारे फैक्ट्स को याद करने में। और जो एग्ज़ामिनर होता है वो ये जानने की कोशिश करता है कि आप कितना कोहेरेंटली उस आंसर को लिख पाते हैं। पर हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको कुछ मालूम ही नहीं होना चाहिए। अब इंडिया की पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा कौन ग्रुप है, तो आपको लगे कि नहीं ये तो एजिंग पॉपुलेशन है इंडिया की या यंग पॉपुलेशन है, तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली। तो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स देख लीजिए, कोशिश करिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा पीछे मत भागिए, पर हाँ थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो 29 ईयर है, एवरेज एज है। 1/5 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है जो कि इंडिया में रहती है। और 15 से 59 साल की जो आयु वर्ग के लोग हैं वो 62% हैं इस पॉपुलेशन का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और 15 से 34 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो 35% थे 2011 में, और जो कि 32% 2030 में होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है हमारे लिए कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है। और दूसरा 10.9 करोड़ इंक्रीमेंटल ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर होगी 2022 तक 24 सेक्टर्स में। पर कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि स्ट्राइकिंगली हमें अलर्ट करते हैं, जैसे कि 90% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। 500 मिलियन लोगों की ट्रेनिंग जो है वो प्रपोज की गई है स्किल इंडिया में। 500 मिलियन मतलब कि 50 करोड़ लोग। और 250 मिलियन जॉब अभी क्रिएट करना बाकी है। अब से लेके 2050 तक 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ जॉब का क्रिएशन होना है। कुछ और फैक्ट्स हैं। 69% जो जनसंख्या है या जो हमारा देश की पॉपुलेशन है वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। एग्रीकल्चर अभी भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, पर जीडीपी में नहीं। जीडीपी में केवल 13% भाग ही कंट्रीब्यूट करता है। नेशनल लिटरेसी का जो एवरेज है वो हमारा लगभग लगभग 75% पहुंच रहा है। और इसके अगेंस्ट स्ट्राइकिंग फैक्ट ये है कि जो हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग है, अभी हम आएंगे वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो केवल 2.5% है। तो आप ये देखेंगे और इसके अगेंस्ट देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 जो है वो पावर्टी को टैकल करने की बात करता है, क्लाइमेट चेंज की बात करता है, और रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटीज़ की बात करता है, जिसके अंतर्गत
युवा कौशल विकास का कार्यक्रम आता है। मतलब ये जो हम स्किल डेवलपमेंट की डील करते हैं या इसकी बात करते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 के अंतर्गत आता है। फिर एक पॉइंट और है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये भी बताया है कि 2020 तक आने वाले 4-5 सालों में लगभग 1/3 क्षमताएं या कौशल जो कि 2015 में आज बहुत ज़रूरी है, उस समय रिडंडेंट हो जाएगा या उस समय उतना ज़रूरी नहीं रह पाएगा। ये वाला पॉइंट। तो कहने का मतलब है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहती है कि आज 2015 में या 2015 में ये बात बोली गई थी, मतलब आज 2015-16 के टाइम में या 17 के टाइम पे जो स्किल सेट या जो क्षमताएं कौशल जो हम देख रहे हैं और आज जो हमें नितांत आवश्यक लगते हैं, वो शायद 5 साल के बाद उतने ज़्यादा आवश्यक नहीं होंगे या बदलती परिस्थितियों में कुछ नई क्षमताओं का विकास करना होगा। ये केवल फैक्ट्स हैं, अभी ये सब लिंक होंगे आगे के एडिटोरियल्स में जब हम डिस्कस करेंगे। नाउ फिर हम देख लेते हैं आगे का क्या है। आगे हम कुछ जनसंख्या के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये देखना है कि स्किल्स जो डेवलपमेंट है वो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से होगा और शहर के क्षेत्रों में किस तरीके से होगा। अब देखो, जब हम कहते हैं कि 69% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो हम देखेंगे रूरल इंडिया में कितनी है, 83 है, और अर्बन एरिया में कितनी है, 37.7 है। मतलब कि हमारी जो 120 करोड़ की कह लें मोटे मोटे 2011 के हिसाब से जो 120 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 70% भाग जो है वो हमारा रहता है ग्रामीण क्षेत्र में और 30% भाग हमारा रहता है शहर के क्षेत्रों में। ठीक है। अब हम ये देखें कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है वो किस तरीके से हुई है। 21%, अब यहाँ से ये परसेंटेज में है, 21% यहाँ पे 1991 से 2001 तक था और 2001 से 2011 तक 70% की ग्रोथ हुई है। मतलब कि हमारी ग्रोथ थोड़ी अब कम हो रही है, उस रेट से ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, थोड़ा यहाँ पे हम निगेटिव में जा रहे हैं। क्योंकि भाई अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है हमारी, अब मेच्योर फेज में आ रही है धीरे धीरे ग्रोथ, नॉट द पॉपुलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोथ अब धीरे धीरे कम हो रही है। उसका कारण ये है कि अर्बन एरिया में तो लगभग देखिए 31% पिछले दशक में हुई थी और 31% ही उससे पिछले दशक में हुई थी। बहुत मार्जिनल 0.3% का डिफरेंस है यहाँ पे। लेकिन इसका मुख्य कारण ये है कि रूरल में पहले 18% की ग्रोथ थी जो कि अब 12% है, पिछले दशक में हुई। इसने लगभग 6% का एक कमी की, जिसकी वजह से ओवरऑल भारत की पॉपुलेशन की ग्रोथ, नॉट, मैं एब्सोल्यूट टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल परसेंटेज में बात कर रहा हूँ। परसेंटेज ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बीन डिक्लाइनिंग, ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन परसेंटेज, नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट तो बढ़ ही रहे हैं, हम भी जानते हैं, वी आर ग्रोइंग। और जो थर्ड पॉइंट अभी यहाँ पे देखेंगे, इसके आगे के पॉइंट्स में ये देखिए, लिटरेसी की बात जब हम करते हैं, भारत की अभी लिटरेसी कितनी है, लगभग 75% है। तो ये देखिए 2001 में कितने थे, 75 थे, 2011 में कितने हैं, 82 हो गए हैं। रूरल एरिया में मेल्स कितने थे, 70% थे, अभी 78% हुए हैं। अर्बन एरिया में 86 से 89 हुए हैं। लेकिन आप अगर फीमेल देखेंगे तो रूरल एरिया में 46 से 58% की वृद्धि हुई है उनमें, 53 से 65 हुई है टोटल इंडिया में वुमेन की, और अर्बन एरिया में 72 से 79 हो गई है। तो इस तरह उनकी लिटरेसी में बहुत बड़ा अंतर पड़ा है और वो काफ़ी उस दिशा में काफ़ी अच्छा काम हुआ है।
तो इस तरीके से ये फिगर आती है 12.7% की जो डिफरेंस दिखता है परसेंटेज पॉइंट में। तो परसेंटेज पॉइंट में रूरल जो वुमेन थी उनका भी लिटरेसी रेट अच्छा हुआ है। ठीक है, थोड़े से और फैक्ट्स देख लेते हैं, सम मोर फैक्ट्स। क्यों? क्योंकि हम बार बार डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करेंगे, इसलिए भारत कहाँ स्टैंड करता है। अब देखिए, चाइना की पॉपुलेशन मिलियन में कितनी है? 135 करोड़ है, मोटा मोटा कहें 135 करोड़ है। 135 करोड़ का 17 से 18% भाग जो है, यानी कि 24 करोड़ जैसा भाग उनका कितना है? 24 करोड़ जैसा भाग उनका कितना है? यंग है। भारत में 120 करोड़ की है, जिसमें से 23 करोड़ यंग है, 19% भाग। वहीं आप इनका देखिए, यूएस का देखिए कितनी है? केवल 4 करोड़, यानी कि 44 मिलियन। इंडोनेशिया 4 करोड़, हमारी कितनी है? 22 करोड़ यंग। ब्राज़ील की कितनी है? 34 मिलियन, मीन्स 3.4 करोड़। पाकिस्तान हैज़ 3.7 करोड़। Just see the numbers, just see the numbers. We are 5 or maybe 5 to 6 times higher in terms of youthfulness of the population or young population. So the demographic dividend is positively skewed in favor of India. Positively skewed, tilted है, हमारी तरफ biased है वो। लेकिन अभी आगे हम देखेंगे what is actually डेमोग्राफिक डिविडेंड और कैसे इसको लिया जाए। केवल नंबर से हो जाएगा? केवल यंग पॉपुलेशन रहेगी तो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल जाएगा? नहीं, उसके लिए एजुकेटेड पॉपुलेशन होना जरूरी है, स्किल्ड पॉपुलेशन होना जरूरी है। अदरवाइज दे आर बर्डन, अदरवाइज दे आर गुड फॉर नथिंग, दे आर जस्ट stomachs, they are not helping hands, they are just empty stomachs who require food grains, who require assistance, who require food, everything, but they are not productive for the growth of economy, so they are burden, so they are not demographic dividend. In order to make them demographic dividend, we need to provide them necessary skill sets, or if they are properly trained, properly skilled, दे आर एक्चुअली डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो हमें आगे देखना पड़ेगा। सो इसके आगे हम शुरुआत करेंगे एडिटोरियल की। एडिटोरियल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट समराइजेज द इंटायर कंटेंट ऑफ द मैगजीन। मैगजीन का सार तत्व निचोड़ करके आपको दे देता है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं और एडिटोरियल ही पढ़ लेते हैं तो आपको क्रक्स पता लग जाती है। अब मैं जल्दी से इसको कवर करूँगा। एवरेज एज इंडिया की 29 ईयर की है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल डेमोग्राफिक डिविडेंड प्ले करने वाला है, लेकिन विदाउट स्किल इट विल गो वेस्ट। स्किल के बिना ये वेस्ट हो जाएगा। तो अब स्किल के लिए देखते हैं क्या था। हमारे यहाँ पहले अलग अलग 70 स्कीमें चलती थी जब से भारत देश आज़ाद हुआ है। कभी अब कभी तब, कोई लेबर मिनिस्ट्री में, कहीं पे, कहीं HRD में। कन्वर्जेंस नहीं था, कंट्रोल नहीं था, सिनर्जिक एफर्ट या सिनर्जिक इफेक्ट्स नहीं आ रहे थे। इसके लिए क्या किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2004 में बना दी गई। MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज सेट अप इन 2014। सॉरी, यहाँ पे 4 गलत लग गया, यही मुझे स्ट्राइक। इट इज़ 2014, इट इज़ 2014। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट वाज सेटअप इन 2014। लीजिए मैं इसको भी यहाँ पे सही कर दे रहा हूँ। ओके, इसके बाद अब क्या है, बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट ने चलाई इसी के तत्वाधान में, इसी की जुरिडिक्शन में। जो मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप बनाई, उसी ने 2014 में जो बनाई, उसी के अंतर्गत जो सारी स्कीमें थी इसी के अंदर में ला दी। ठीक है, बहुत सारी स्कीम अब जो स्किल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, ऐसा एजेंडा
2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एजेंडा कहता है पावर्टी मिटनी चाहिए, जेंडर बायस ख़त्म होना चाहिए, ये सब एजेंडा 2030 कहता है, जिसको भारत ने माना है। ओके, तो ये एडिटोरियल भी कहता है कि ऐसा ऐसा भारत देश में है सिचुएशन। उसके बाद इसके लिए फिर क्या है, चैलेंजेस हैं थोड़े से। व्हाट आर द चैलेंजेस? बेसिक चैलेंज सबसे पहले ये है कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है अभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं है। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब कि आईटीआई हो गया, या मान लीजिए कोई भी हथकरघा का काम है, या मान लीजिए कोई भी टेक्नीशियन का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, मैकेनिकल का काम है, ट्रेड है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स हैं आईटीआई के। ठीक है, पेंट मान लीजिए टेक्सटाइल में जैसे कि आपकी क्राफ्टिंग होती है, अलग अलग इस तरीके के जो छोटे छोटे काम हैं जो स्किल जनरेट करते हैं, छोटे छोटे काम या रोज़गार जनरेट हो सकते हैं, उनको आज भी मेन स्ट्रीम में नहीं माना जाता है और उनका कोई प्लेसमेंट भी नहीं होता है। तो प्लेसमेंट नहीं है तो उनको अगर हम प्लेसमेंट प्रोवाइड करना, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। दूसरा, वोकेशनल ट्रेनिंग को मेन स्ट्रीम में लाना, ये भी एक चैलेंज है। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग में फॉल बैक ऑप्शन समझा जाता है। फॉल बैक मतलब बच्चा कुछ नहीं कर पाया तो वोकेशनल ट्रेनिंग में करवा दिया, सेकेंडरी है। मेन स्ट्रीम में कौन क्या है? एजुकेशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीए, एमटेक, ये मेन स्ट्रीम है। एमबीबीएस, ये मेन स्ट्रीम है। और अगर आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा फ्रॉम आईटीआई, पॉलीटेक्निक, ये क्या है? ये वोकेशनल ट्रेनिंग है, बट दे आर कंसिडर्ड सेकेंडरी। उनको दूसरा दर्जा हमारे परसेप्शन में घुसा हुआ है और उनको अच्छी ट्रेनिंग की क्वालिटी नहीं मिल रही है। तो गैप है। गैप क्या है? इंडस्ट्री को क्वालिफाइड मैन पावर चाहिए और यहाँ पे क्वालिफाइड मैन पावर मिल नहीं पा रहा है, तो गैप हो रहा है। और यहाँ पे हमारे यहाँ जो लोग सीख रहे हैं वो उतने स्किल्ड हैं नहीं। उसके कुछ अलग कारण हैं, वो हम आने वाले समय में आगे आर्टिकल्स में देखेंगे। और ये जो गैप बन रहा है उसको कवर करने के लिए नेशनल स्किल पॉलिसी 2015 बनाई गई, जिसने कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ये बनाया एक रूपता लाने के लिए। ये जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, ये एक फ्रेमवर्क मतलब कोई भी चीज़ का ढांचा होता है। फ्रेमवर्क मतलब ये ऐसे, ये जो चौकोर बनाया मैंने ऐसे, ये एक फ्रेमवर्क है। अब जो भी होगा इसी के अंदर होगा। तो अब जो भी होगा ये इसी बॉर्डर के अंदर, मतलब हमने एक ढांचा बना दिया कि ये है, इसी के अंदर आपको फिट, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं ब्रॉड। आप इसी के अंदर काम करिए। पहले क्या है, कोई यहाँ ऑपरेट कर रहा है, कोई स्कीम यहाँ ऑपरेट कर रही है, कुछ ये कर रहा है, कोई ट्रेनिंग ऐसी है जो कि यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है, एक ट्रेनिंग दूसरी जगह अप्लाई नहीं हो पा रही है। बट जब से ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आ गया है, तब से समानता, एक रूपता और एक स्टैंडर्डाइजेशन आने वाला है। ठीक है। अब ऑथर एक चीज़ और कहता है कि इन्वायरमेंट बदल रहा है। जो हमने अभी बोला था ना कि यूएनडीपी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ऐसा बोला है कि जो है 2020 तक आने वाली सारी स्किल सेट बदल जाएंगी, वो ये भी कह रहा है। ऑटोमेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है, तो हमारा जो कोर्स और कंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर रेडी। फ्यूचर रेडी मतलब कि फ्यूचर को फोर्सी करना, फ्यूचर को पहले से देख लेना और उसके अनुसार अपना कोर्स डिसाइड करना, ये होना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उनकी एडिटोरियल, अब इसमें से अगर आप 50% भाग समझ गए तो आप 50% कुरुक्षेत्र योजना, सॉरी कुरुक्षेत्र मैगजीन समझ गए। ओके, आइए देखते हैं आगे का एडिटोरियल क्या कहता है। आगे एक आर्टिकल था जो सेक्रेटरी ने लिखा था, सेक्रेटरी MSDE। उन्होंने लिखा कि स्किल्स जो हैं वो ग्रोथ के ड्राइवर हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे, जो सिंपल चीज़ें होंगी उन पे ज़्यादा समय नहीं है। स्किल्स ग्रोथ का ड्राइवर है, क्योंकि भाई जब स्किल होगी तभी तो आप काम कर पाओगे, जब काम पर पाओगे तभी ग्रोथ होगी। चेंजिंग कंडीशन बदल रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इसलिए अब जो ज़्यादा जो जोर देना है वो स्किल ट्रेनिंग पे देना है। और इसको हमें लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बनाना है, कि मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आपने कोर्स करवा दिया तो बस हो गया। कंटिन्यूस लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहेगा, ऐसा हमें कुछ डेवलप करना पड़ेगा।
भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल रहा है 15 से 59 साल में है। बल्जिंग मतलब कि ये चीज़ ऐसे, बल्जिंग मतलब कोई चीज़ ऐसे निकलना। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल रहा है वो बल्जिंग है, मतलब उस स्क्यूड जो मैंने बोला था उसी तरफ जा रहा है भारत का जो जनसंख्या की है बात। तो उसका कैसे फ़ायदा उठाया जाए वो भी देखना है। दूसरा 2020 तक जो है एवरेज एज 29 ईयर हो जाएगी, जो कि अब ये वाला पॉइंट मैंने वहाँ पे टेबल बना के दे दिया था। 40 साल है कहाँ पे, यूएस में। 46 साल कहाँ पे, यूरोप में। और 47 साल कहाँ है, जापान में है। हमारी एवरेज एज क्या है, 29। उनकी एवरेज एज क्या है, 40, 46 और 47। तो हम यंग हुए ना उनसे भाई। दूसरा, ट्रेनिंग जो है हमारे यहाँ उतनी अच्छी नहीं हो रही है, हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है। 50 लाख कैंडिडेट हर साल वर्कफोर्स में जाते हैं, जबकि हमारी आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो कैपेसिटी है वो केवल 25 लाख की है, 50 लाख के अगेंस्ट। यानी हम केवल अगर सबको सही से ट्रेन करें तो भी आधे लोगों को ही ट्रेन कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे सामने ये सारे चैलेंजेस हैं। इसके बाद ऑथर ये कहते हैं कि जो 90% वर्कफोर्स है वो आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। अब देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रॉब्लम क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एडहॉक बेसिस पे काम हो रहा है या जुगाड़ बेसिस पे काम हो रहा है। तो उसको हटा करके एक फॉर्मल अगर वर्कफोर्स लगती है तो उसमें स्किल डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट भी आता है। इसीलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कफोर्स काम कर रही है उसको जो है फॉर्मल सेक्टर में लाना है, क्योंकि अगर वो है तो फिर हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनका प्लेसमेंट नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कहाँ क्या काम कर रहे हैं हम कैसे ट्रैक करेंगे। और इसके अलावा भी यूथ्स जो हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो आजकल जो ये स्किल इंडिया या मान लीजिए प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल योजना, ये जो है इसका केवल उद्देश्य केवल वेज एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप भी है। दूसरा ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ कंसीडर्ड एज फॉल बैक ऑप्शन। मैंने डिस्कस किया, सेकेंडरी माना है। फॉल बैक मतलब अगर आपको ये नहीं मिला तो ये कर लोगे, आप हाई स्कूल या इंटर फेल हो गए तो आप वोकेशनल आईटीआई ज्वाइन कर लोगे। ऐसा है माइंडसेट हमारे यहाँ का। ये माइंडसेट बदलना है, इसको हटा करके हमें कैरियर चॉइस बनाना है, मतलब कि नहीं मैं अपनी स्वेच्छा से वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ये माइंडसेट होना चाहिए, ये नहीं है। दूसरा, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके अंदर भी बायस है। वो जो बीटेक वाले बंदे होंगे, एंट्री लेवल के इंजीनियर, उनको ज़्यादा पैसा देंगे कंपैरिजन में जो ऐसे वर्कर्स जिन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग की है और उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इस जगह पे भी थोड़ा सा बायसनेस देखने को मिलता है और ये भी बदलना चाहिए। ये भी माइंडसेट की ही प्रॉब्लम है, माइंडसेट ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स who are taking ITI or vocational training as a fallback option, mindset change or bias change on the part of employers who are considering the vocational trained worker less capable than entry level engineer. So these mindset needs to be changed. Okay, तो इस तरीके से हम उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, ये सारे माइंडसेट बदलेंगे और फिर हमें इसको मेन स्ट्रीम में लाना है। अभी अगर हम बाहर के देशों से कंपैरिजन करें इसका, तो कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, फिनलैंड, इन सब में वोकेशनल ट्रेनिंग 90% हो रही है, हमारे यहाँ 2%। ओके, अब फिर से वही बात हो रही है कि 20 मिनिस्ट्रीज पहले वो काम करती थी, स्टैंडर्ड नहीं था, इसलिए हमने 2014 में MSDE बनाया। और MSDE के बाद इसमें जो है NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, आप नोट करते जाइएगा, इसको MSDE के जुरिडिक्शन में ले आया गया है। इसके की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से थे, एक तो नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बनाया इसने 2015 में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन बनाया 2015 में, कॉमन नॉर्म्स कर दिया मतलब स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, जैसे कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात की थी NSQF,
और अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 को मॉडिफाई करके उसको और ज़्यादा अच्छा बना दिया, जिससे कि ज़्यादा अप्रेंटिसशिप आ सके इंडस्ट्रीज़ में, इंसेंटिवाइज किया इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा अप्रेंटिसशिप लेने के लिए, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे कुछ अच्छे काम मिनिस्ट्री ने किए बनने के बाद, उसके बाद देख लेते हैं अब हमारे सामने स्किल के चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहले स्केल की प्रॉब्लम है। स्केल मतलब क्या, हमारे पास उतने सारे मतलब ट्रेन करने के लिए क्या इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अब देखिए 10,000 से 13,000 मतलब 14,000 ITI बना दिए गए हैं। सीट्स कितनी बढ़ा दी गई, लगभग 28 लाख सीट्स कर दी गई, पहले लगभग 19-20 लाख थी। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी में हमने ग्रेडिंग शुरू कर दी है, स्ट्रेंथनिंग एक्रेडिटेशन नॉर्म्स, मतलब कि आप किस तरीके से ITI एक्रेडिटेशन हो सकता है उसका, मतलब कि कब आपको माना जाएगा, कब आपको मान्यता मिलेगी उस चीज़ की। और करिकुलम रिफॉर्म कर दिए हैं। करिकुलम रिफॉर्म्स मतलब कि क्या पढ़ाया जाएगा, ये सब स्टैंडर्डाइजेशंस, मतलब ये डायरेक्टली क्वालिटी को हिट करने वाली चीज़ें की गई हैं। थर्ड, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया गया है। एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी मतलब कि ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद कैसे उनको आगे जाना है। तो अप्रेंटिसशिप रिफॉर्म कर दिए गए। अप्रेंटिसशिप रिफॉर्म 1961 वाला एक्ट बदल दिया गया। और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये एक और लगाई गई। अब इस स्कीम के थ्रू अगर अप्रेंटिसशिप बढ़ेगी देश में, स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा लोग उस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा आएगी, लोग ज़्यादा उसकी तरफ रुझान रहेगा। और चौथा, एस्पिरेशंस। अब ये सब होने के बाद कल्चरल माइंडसेट, जो कि उसको फॉल बैक ऑप्शन मानते हैं ना, उसको बदलना पड़ेगा। और इंटरनेशनल लेवल की जो स्किल है उसको भी दिया जा रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इसमें इंटरनेशनल लेवल की भी ट्रेनिंग दे दी जा रही है। और वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल पाथवेज कनेक्टिंग फॉर्मल एजुकेशन विद वोकेशनल ट्रेनिंग। अब देखिए क्या है, पहले क्या होता था कि ITI को मान्यता ही नहीं थी। ITI का सर्टिफिकेट ले लिया और पता लगा आप 10th नहीं कर पाए, 12th नहीं कर पाए, तो आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाओगे। तो वर्टिकल पाथवेज कौन से हैं कि भाई टेक्निकल फील्ड में ही आप बढ़ते चले जाओ। हॉरिजेंटल पाथवेज कौन से हैं कि भाई आप अगर उसको छोड़ करके फिर से आप फॉर्मल एजुकेशन में आना चाहते हो तो आप आ सको। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको ITI या वोकेशनल ट्रेनिंग कि भाई ये सर्टिफिकेट कर लिया तो आप 10th के बराबर हो गए या 12th के बराबर हो गए। इस तरीके से एक वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल पाथवेज बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों के पास भी ऑप्शन रहेगा कि भाई हाँ 10th नहीं किया था हमने, वोकेशनल ट्रेनिंग की, मतलब इट इज़ इक्वलेंट टू 10th और 12th। ओके, तो ये पॉइंट इन्होंने अच्छे से कवर कर लिया। फिर इन्होंने कहा कि अब देखिए हमारे यहाँ जो होता था फ्यूगल इनोवेशन, मतलब जुगाड़ टेक्नोलॉजी की वजह से इनफॉर्मल सेक्टर बना है। नेसेसिटी की वजह से 93% इकॉनमी इसी पर डिपेंड करती है। और हाईटेक स्टार्टअप्स कहाँ पाए जा रहे हैं, बेंगलोर और हैदराबाद, कुछ ही क्षेत्रों में वो लिमिटेड हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इधर आए। तो इसके लिए मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज चलाए गए हैं। प्रधानमंत्री युवा योजना में इजी एक्सेस टू क्रेडिट है और इंक्यूबेशन सपोर्ट, मतलब कि जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं होते थोड़ा सा सपोर्ट भी है उनको। ये सारी चीज़ें की गई हैं। वे फॉरवर्ड क्या बताते हैं, वे फॉरवर्ड ये बताते हैं कि भाई इंडस्ट्री 4, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, टर्म ये आ सकता है एग्जाम में। इंडस्ट्री 4 क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और उनका इंटरेक्शन सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ में। मतलब इंडस्ट्री 4 क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग मतलब कि सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड और वेब से कनेक्टेड हैं, और दूसरा वो इंटरेक्ट कर रही हैं आपकी मशीनों के साथ जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है। तो वो जो कही जाती है उसको इंडस्ट्री 4.0 कहा जाता है टेक्निकल टर्म में। तो इसको ध्यान में रखते हुए नई स्किल सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ साथ हमारी जो वर्कफोर्स होनी चाहिए वो रिजिलियंट होनी चाहिए। रिजिलियंट मतलब कि सिचुएशन बदलने पर आपके अंदर क्षमता है कि आप फिर से उठ के खड़े हो। दैट मीन्स आप यू आर रेजिलियंट। और एडेप्टिव मतलब कि बदलती परिस्थिति में खुद को ढाल लेना।
आगे देखते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, जिसकी बात की थी ना कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने क्या किया, तो ये काम किया, एक पॉलिसी निकाली। सबसे पहली बात इसमें यही थी कि पॉलिसी ऐसी होगी जिसका रेगुलर रिव्यू होता रहेगा। दूसरा, पॉलिसी क्या है, पॉलिसी केवल वेज एम्प्लॉयमेंट को कवर नहीं करेगी, एंटरप्रेन्योरशिप को भी कवर करेगी, और जिसके लिए प्रायर लर्निंग रिकॉग्निशन, ये कहीं स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में मैंने देखा हुआ है कि प्रायर लर्निंग रिकॉग्निशन कहाँ अवेलेबल है। प्रायर लर्निंग मतलब कि भाई ऐसे लोग, मान लो 45 साल का आदमी है लेकिन उसको थोड़ी सी 15 साल का एक्सपीरियंस है, भले उसने कोई ट्रेनिंग किया है या नहीं किया है, लेकिन उसकी लर्निंग है 15 साल की, तो उसको रिकॉग्नाइज करके उसको ट्रेनिंग देना या उसको जीरो मान लेना, दोनों में अंतर है। तो ये जो चीज़ है, तो ये जो नई स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई गई, स्किल डेवलपमेंट या पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट जो बनाई गई, उसमें उसका जो पुराना एक्सपीरियंस है उसको काउंट किया जाएगा। अब नीड फॉर ए नेशनल पॉलिसी क्यों थी? इंडिया 1/5 पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है उसको है, 35% जो आबादी है वो 15 से 34 साल की है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड, बार बार वही चीज़ें आएंगी, आप ध्यान रखिए। आप भी अच्छा आंसर लिख सकते हैं अगर आप करेंगे। और मैंने ज़्यादा बार बार इसलिए लिखा है क्योंकि बार बार वो चीज़ें आती हैं ना, दिमाग में याद है। आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे ना पॉलिटी में, उसने राष्ट्रपति की पावर में भी वो चीज़ें कवर की हैं, और जो है जब हम रिट या कह लीजिए जब हम दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं, जब हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं तब भी राष्ट्रपति की पावर्स, उसमें भी जब मनी बिल पढ़ते हैं तब भी राष्ट्रपति की थोड़ी सी बात करता है, जब एक्सक्लूसिव प्रेसिडेंट पढ़ते हैं तब भी उसमें राष्ट्रपति की बात करता है। तो अलग अलग जगह पे वो सेम चीज़ें अलग अलग टॉपिक में आती हैं, याद हो जाती है उससे। ठीक है। मर्सी, मतलब कि मर्सी पिटीशन कौन देख सकता है, उसमें भी राष्ट्रपति की। तो मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। ओके, तो अभी देखते हैं, हमने ये डिस्कस कर लिया, यहाँ पे हम आ गए। अब हमारे सामने क्या है, हमारे सामने हमें ये भी है देखना पड़ेगा कि हमारी जो पॉलिसी है वो जेंडर गैप, सोशल गैप और सेक्टोरल गैप, इनको भी ब्रिज कर रही हो, इनको भी भर रही हो। ये जो अलग अलग हमारे यहाँ खाइयाँ हैं, विषमताएं हैं, उनको भर रही हो। साथ ही साथ ये देखना है कि नए ITIs सेटअप हो जाएं, और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क दिसंबर 2018 तक सभी लोग लागू कर दें, उससे सारे ही लोग अलाइन हो जाएं। अब NSQF क्या है, वो भी प्रायर लर्निंग को रिकॉग्नाइज करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो प्रायर लर्निंग है उसको रिकॉग्नाइज करता है, और वो फैसिलिटेट करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने के लिए। ये NSQF मतलब आप कहेंगे ये क्या है, समझ में नहीं। NSQF एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत अलग अलग चीज़ें, पाठ्यक्रम भी है, पॉलिसीज़ भी हैं, उसमें छोटे छोटे रूल्स भी हैं। तो वो उस फ्रेमवर्क के तहत अगर काम होगा वो एक स्टैंडर्डाइजेशन में होगा। NSQF वो है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ओके, ये एक रूल बुक मान लीजिए, एक स्टैंडर्डाइजेशन की रूल बुक मान लीजिए आप, सिंपल लैंग्वेज के लिए। मैं सिंपल लैंग्वेज में ही पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको कोई आपत्ति भी आए कि किस तरीके की। आगे देखते हैं, हमारी नीड क्या है। नीड है 40 करोड़, 2015 से 22 के बीच में 40 करोड़ की नीड है। 30 करोड़ जो है अप स्किलिंग में होगा। अप स्किलिंग मतलब कि जो ऑलरेडी हैं उनको थोड़ा सा बढ़ावा दे दिया जाए, या रीस्किलिंग कर दिया जाए, फाइन ट्यूनिंग कर दिया जाए। और 10 करोड़ ऐसे होने चाहिए जो कि फ्रेश स्किलिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, उनको कुछ नहीं आता, उनको सिखाना है। तो 40 करोड़ लोगों को हमें 2022 तक सिखा देना है। 40 करोड़ और लोगों को सिखाना है, मतलब 2022 तक। अब ये दीनदयाल उपाध्याय, नॉट DDLJ, इट इज़ DDUGKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये प्लेसमेंट लिंक्ड स्कीम है। दिस इज़ नॉट माइनस, ये माइनस आप मत समझिए, ये डैश है।
प्लेसमेंट लिंक्ड स्कीम है, दिस इज अ वेरी गुड स्कीम। क्यों? आपको मिनिमम 6,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। प्लेसमेंट आप 75% प्लेसमेंट अनिवार्य है इस स्कीम के अंतर्गत। और आज तक 1,62,000 लोग ट्रेन हुए हैं, जिसमें से 85,000 मतलब कि प्लेस हो चुके हैं इस साल 16-17 में, नॉट आज तक, केवल 16-17 में 1,62,000 लोग ट्रेन हुए, 85 लाख प्लेस हो चुके हैं। फिर देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, मैंने ये जो बनाया बहुत सारे आर्टिकल्स को मिक्स करके बना दिए, क्योंकि सेम वही बातें थी अगले में भी। तो जो मुख्य दूसरा आर्टिकल ये रूरल इंडिया से रिलेटेड था। क्या प्रॉब्लम है रूरल इंडिया में? देखिए 185 मिलियन 1991 में थे, 111 मिलियन कल्टीवेटर थे और 75 मिलियन एग्रीकल्चर लेबर थे, तो टोटल 185 मिलियन हुए। अब 185 मिलियन के अगेंस्ट 2011 में 263 मिलियन लोग हो गए। कैसे? 119 मिलियन तो कल्टीवेटर रह गए, बट लेबरर्स 144 मिलियन हो गए। तो आप देखिए, पॉपुलेशन हमारी 43% से बढ़ी, जबकि लैंडलेस लेबर क्या 93% से बढ़ गए। तब ये एक समस्या नहीं है? अब ये जो लैंडलेस लेबर बढ़ गए हैं, वो कहाँ पे प्रेशर डालेंगे? एग्रीकल्चर पे प्रेशर डालेंगे, क्योंकि कोई और तो सेक्टर अवेलेबल है नहीं अभी इनको एब्जॉर्व करने के लिए। तो अब जब एग्रीकल्चर में जाएंगे तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। अब ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का एक टॉपिक है, एक टाइप है, जिसमें कि एक काम को 2 लोग कर सकते हैं, उसी काम में 3 लोग इन्वॉल्व हैं, हाफ एक्यूपाइड हैं, लेस एक्यूपाइड हैं, तीनों उसी काम को कर रहे हैं। उसको कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज मतलब होता है छद्मवेश, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में छद्म। तो डिस्गाइज इसलिए क्योंकि आपको लग नहीं रहा है, बट आप अनएम्प्लॉयड हो, दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। तो अब ये जो वर्कफोर्स बढ़ेगी वो क्या करेगी? वो प्रेशर डालेगी, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं। पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं? अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे हैं कि अगर उन सेक्टर्स में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ सकती हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि ग्रेन कोल्ड स्टोरेज चेन बना दी जाए, एडवांस लॉजिस्टिक्स डाल दिए जाएं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में। अब देखिए, किसान क्या करता है, जब उसकी फसल पक जाती है तो एक ही बार में सारा का सारा एट थ्रो अवे प्राइसेस, मतलब कि वो किसी भी औने पौने भाव वो बेच करके जल्दी से जल्दी वो उसको रियलाइज करना चाहता है। पर अगर उसके पास कोल्ड चेन रहेगी या उसके पास लॉजिस्टिक्स रहेगा, तो नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और फार्मर को भी रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलेंगे। इसलिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। वो लैंडलेस लेबरर्स आज अगर बिना इन्वेस्टमेंट वाली जगह पे गए हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, पर अगर प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर डाला जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, तो वही काफ़ी सारी जॉब जनरेट कर सकता है। सो आज हम देखते हैं कि हमारे देश में इंडिया इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वेस्टेज और फूड ग्रेन वेस्टेज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि हमारे यहाँ खाद्यान्न बर्बाद भी होता है, एफसीआई भी बर्बाद कर देती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बर्बाद होता है, सड़क पे टमाटर सड़ जाते हैं, प्याज सड़ने लगता है, कभी प्याज 1 रुपये किलो बिकता है, कभी प्याज 200 रुपये किलो बिकता है। ये क्या है? दिस इज़ द मिसमैनेजमेंट ऑफ द कोल्ड स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। सम प्लेसेस दे आर लैकिंग, वहाँ के फार्मर्स को थ्रो अवे प्राइसेस में बेचना पड़ता है। तो हमारे पास एक सिस्टमेटिक एक तरीका नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, हमें इसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। ठीक है, चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी सही होंगी। कहाँ कहाँ पे जॉब जनरेट हो सकती है? एमएसएमई में हो सकती है, यस हो सकती है। एमएसएमई इज़ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट करता है। वैसे कहा जाता है कि एग्रीकल्चर पे 70% लोग डिपेंडेंट हैं, बट एमएसएमई जो है 45% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डायरेक्टली, 45% में एमएसएमई का है, 42% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है और 37% जीडीपी में करता है। एमएसएमई ही मैक्सिमम जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोडक्ट को क्रिएट। सारे पीएसयूज़ को कम से कम 20% भाग
अपनी परचेज का, वो कि स्मॉल बिजनेसेस से करना है। हैंडलूम, हैंडलूम मतलब कि अभी तो पावर लूम थे, आ गए हैं। पावर लूम मतलब पावर से चलने वाली मशीनें। पहले हाथ से बनाई जाने वाली जो चीज़ें हैं, हैंडलूम, हाथ से बनाई जाने वाली साड़ियाँ हैं या कपड़े हैं, हैंडलूम होते हैं, वो हाथ से चलाए जाते हैं। उनका भी काफ़ी अच्छा योगदान हो सकता है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से खादी का जो है फिर से रीब्रांडिंग किया, उस तरीके से हैंडलूम का भी हो सकता है, जो कि जॉब जनरेट कर सकता है। और टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है ना जो भारत को बहुत ज़्यादा लीवरेज दे सकता है, क्योंकि देखिए म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ये सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लो कॉस्ट लेबर अवेलेबल है, मतलब चीप लेबर अवेलेबल है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर भी है ये, और चीप लेबर अवेलेबल भी है, इसीलिए टेक्सटाइल कैन बी ए गेम चेंजर। ओके, टेक्सटाइल सेक्टर। अब अफोर्डेबल हाउसिंग की बात मैंने योजना मैगजीन में की थी। 270 अलग अलग इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है हाउसिंग इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सॉरी। अगर वहाँ आता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बहुत सारी जॉब क्रिएट करने वाली है। आई थिंक ये मैं गलत नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा, मैंने अपने उस वीडियो में बोला है अराउंड 38 टू 39 मिलियन एडिशनल जॉब्स विल बी क्रिएटेड अगर अफोर्डेबल हाउसिंग या हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन एरिया वाला अगर आ जाता है तो 2022 तक सभी को घर, ऐसा कुछ, जिसमें कि 2 करोड़ घर बनाने ही बनाने हैं और 1 करोड़ एडिशनल घर गाँव के लिए बनाने हैं, ग्रामीण के लिए उसका जो पोर्शन है, तो टोटल 3 करोड़ घर बनाने हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे भी फिर से देख लीजिए, भारत में जो वोकेशनल ट्रेनिंग जिनको फॉर्मली मिली हुई है और जो रिकॉग्नाइज्ड हैं वो 2% हैं। साउथ कोरिया में कितने हैं? 96% है। जापान में कितने हैं? 80% है। अब आप कहते हो कि जापान इतना छोटा सा शहर है, उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट मिला दिए जाएं, या महाराष्ट्र का 5 डिस्ट्रिक्ट मिला दिया जाए, या गोवा से थोड़ा बड़ा कह ले, उतना बड़ा जापान है, और वो क्या क्या कर रहा है, विश्व की जो है वो महाशक्तियों में से एक है। ऐसा इसलिए है भाई साहब क्योंकि वहाँ पे 80% वर्कफोर्स स्किल्ड है, काम करना जानते, उसके पास कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई क्षमता है जिससे वो कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ये सब जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो जापान और कोरिया में सबसे पहले आती है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, कारें हैं, या और भी इस तरीके से डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज जितनी हैं वो वहीं पे पनपती हैं, क्योंकि वहाँ के वर्कर्स ट्रेंड हैं। हमारे यहाँ का क्या है, किताब पढ़ लेंगे, मेरा कोई पर्सनल कहीं मतभेद नहीं है, पर सिर्फ ये कह रहा हूँ क्वालिटी नहीं आ पा रही है, क्योंकि हम केवल किताब पढ़ के एग्ज़ाम देना जानते हैं। कहीं ना कहीं इसमें बदलाव की ज़रूरत है। अब क्या है, हमारे यहाँ क्या है, 60% इंडियन ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट डोंट हैव मैचिंग जॉब विद देयर स्किल्स, क्योंकि उनके पास जो स्किल है उस तरीके से जॉब मार्केट में नहीं है। और मार्केट में हार्डकोर वर्कर चाहिए जिसके पास रियल अपडेटेड स्किल सेट है। ऐसा नहीं है कि आजकल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेस हाउसेज हैं उनको ज़रूरत नहीं है स्किल्ड मैन पावर, उनको स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है, पर है ही नहीं, स्किल है ही नहीं उस तरीके से, मार्केट में वर्कफोर्स ही नहीं है उस तरीके से। इसलिए आज आप जाते हैं, पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ, आज आप एक गाड़ी की रिपेयर करवाने जाते हैं, स्किल्ड टेक्नीशियन या मैकेनिक मिलता है तो उसको लोग चुटकियों में खरीद लेते हैं। एजेंसी वाले, कंपनियां, मिलते नहीं है जल्दी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस, ऐसे कुछ जुगाड़ टाइप वाले मिल जाते हैं, पर सर्टिफाइड टेक्नीशियन जिनको वास्तव में अच्छा नॉलेज है वो मिलते नहीं हैं। हमारे यहाँ कमी है इस चीज़ की, फॉर्मल एजुकेशन फ्रेमवर्क नहीं था और इंडस्ट्री रेडी स्किल्स थी नहीं, प्रोफेशनल कोर्सेज तरीके के नहीं थे, और यही आयरनी है। दूसरा, अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो 69% लोग हैं जो कि रूरल एरिया पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन एग्रीकल्चर 69% डिपेंडेंट है, पर एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन 13%। दिक्कत है, वहाँ पे भी दिक्कत है।
क्या एफर्ट्स बनाए जा रहे हैं? एफर्ट्स ये किए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान डाला गया रूसा, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को प्लेसमेंट लिंक योजना बनाया गया है। अब सारी स्कीम्स का थोड़ा थोड़ा स्टेटस देख लेते हैं। मार्केट लेड प्लेसमेंट स्कीम है ये, DDU-GKY शॉर्ट फॉर्म। मैंडेटरी प्लेसमेंट है 70% का, जितने लोग पढ़ेंगे उसमें से जितने लोग सीखेंगे उसका 70% कम से कम हो जाना चाहिए। प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि गरीब हैं, अंत्योदय फैमिलीज़ हैं, मनरेगा जिन्होंने 15 दिन काम कर लिया है उनके लिए। हिमायत जम्मू कश्मीर की स्कीम है जिसको स्टेट के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है इसी स्कीम को, और रोशनी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए इसी को मॉडिफाई करके बनाया गया है। मिनिमम सैलरी का जो रखा गया है वो 6,000 रुपये रखा गया है, और 675 DDU-GKY जो सेंटर्स हैं वो आज भी एक्टिव हैं। लेकिन ये एक दिक्कत वाली बात यहाँ फिर से सामने आ रही है कि डिस्पाइट 70% का जो क्राइटेरिया है वो तो ठीक है, पर धीरे धीरे जो प्लेसमेंट है वो 60, 50 और लेटेस्ट 50 हो गया है। लगभग ईयर ऑन ईयर ये डिक्रीज़ कर रहा है प्लेसमेंट। तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिसमें फिर से देखने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। जो इनकी दूसरी स्कीम है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, RSETIs, वो 587 RSTEIs हैं, 334 डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं जो कि 1845 ईयर्स के बीच के जो लोग हैं वो ले सकते हैं। और अब इसमें भी देखिए यहाँ पर भी केवल 66% लोग ही सेटल्ड हुए हैं, मतलब कि 1/3 हिस्सा यहाँ पे भी सेटल नहीं हो पा रहा है। एक लगभग 30 से 40% वहाँ पे भी नहीं हो पा रहा था, यहाँ 33% सेटल नहीं हो पा रहा है। तो हमारे यहाँ की जो है वो प्रॉब्लम है। हम स्कीम्स तो बहुत सारी ला रहे हैं पर फील्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो पा रही है इसकी वजह से। अब PM कौशल विकास योजना जो है वो तो दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना थी, ये PM कौशल विकास योजना है। इसको 12,000 करोड़ के साथ लॉन्च किया गया। 1 करोड़ यूथ 4 साल में ट्रेन करने हैं। अब ये इसके 2 कंपोनेंट हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मॉनिटर्ड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मॉनिटर्ड। अब पहला वाला ये NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर रहा है, दूसरा स्टेट डेवलपमेंट मिशन कर रहा है, थोड़ा मॉडिफाई करके स्टेट के मिशन के। 75% फंड जो है वो दिया जा रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाए, STTs शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। तो लॉन्ग टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म ITI वाले हैं, तो शॉर्ट टर्म NSDC दे देगा, और प्रायर लर्निंग को इसमें भी देगा, प्रायर लर्निंग को मान लेगा NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें रोजगार मेला, कौशल शिविर ये सब लगाए जाएंगे, और ये केवल डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल लेवल के लिए भी सही रहेगा, ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव है। आगे देखते हैं ITIs के सामने क्या चैलेंजेस हैं। ITIs जो हैं वो पहले 11,000 थे 2014 में, और 17 लाख सीट पर एनम थी लगभग, लेकिन केवल 9.3 लाख ऑक्युपाइड रहती थी, मतलब केवल 50%, यानी कि दिक्कत है। 50% थी, कुछ तो प्रॉब्लम थी पहले थोड़ी सी, अब इसको थोड़ा सा ठीक कर लिया गया है। क्या कर लिया गया है, अब इनकी सीट्स बढ़ा करके लगभग 23 से 24 लाख कर दी गई है। इनकी प्रॉब्लम ये थी कि एक्सपर्टीज़ नहीं थी इनके पास, रिसोर्सेज नहीं थे, डिमांड जो इंडस्ट्री के उस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे थे। इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड स्किल ट्रेंड वेन दैट इज़ अट्यून्ड विद द मार्केट। इंडस्ट्री को अच्छे लोग चाहिए, वो ये नहीं दे पा रहे हैं, उतने अच्छे ट्रेंड लोग नहीं दे पा रहे हैं। कंट्रीज़ फिनलैंड, साउथ कोरिया, ये सब कंट्रीज़ ऐसी इनके पास स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बहुत अच्छी टेक्निक्स, बहुत अच्छी वर्कफोर्स तैयार कर देते हैं, और यही इंडिया में नहीं है। वहाँ पे बहुत एक्सीलेंट फैसिलिटीज़ हैं, अप टू डेट सिलेबस हैं उनके, नई टेक्नोलॉजी आती है सारे लोगों को तुरंत फटाफट ट्रेन कर देते हैं। इंडिया में ये चीज़ मिसिंग है, तो जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा पीछे तो रह जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें रिवैम्प करना पड़ेगा। पहला तो माइंडसेट बदलना है लोगों का, दूसरा ये करना है कि उनकी ग्रेडिंग, मतलब कि उनका इक्वलेंस या स्टैंडर्डाइजेशन करना है, या जब इक्वलेंस हो जाएगा सर्टिफिकेशंस में
तो वो चाहे तो फॉर्मल एजुकेशन में इधर रह सकते हैं या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग में अपना वर्टिकली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या हॉरिजेंटली इधर स्विच कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये किया गया है कि आज 13,000 ITIs हैं जिसमें कि 23 लाख बच्चे आज की डेट में इनरोल्ड हैं। और पहले क्या था, पहले 9 लाख थे, 50% था। आज लगभग लगभग जो कैपेसिटी है वो फुल चल रही है। दूसरा, जो भी नए ITIs बनाए जा रहे हैं वो CBSE ICSE इक्विवेलेंट स्कूल्स हैं एक तरीके से। तो कुल मिलाकर के अगर ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की वजह से ये सब, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे एक फिलिप या कह लीजिए इससे एक बूस्ट मिलेगा, माइंडसेट तो बदलेगा ही, बच्चों के लिए ट्रांजिशन में अच्छा रहेगा कि इधर से उधर वो जा सकते हैं। फिर ऑनलाइन कोर्सेज़ की बात है तो इसमें स्किल इंडिया स्किल online.com ये प्रधानमंत्री युवा योजना के अंतर्गत है, तो वो भी चल रही है। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है और ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई कहीं पे भी इसको सीख सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की जा रही हैं, आसान है, देख लीजिएगा। इसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम्स भी चल रही हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये बहुत सारे टॉपिक्स में कवर हुआ ही है। अब दूसरी स्कीम्स जो हैं उनका कन्वर्जेंस रिक्वायर्ड है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि है तो सिंपल पॉइंट ये, पर आप इसको बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग में भी कन्वर्जेंस की बात है, स्वच्छ भारत में, अफोर्डेबल हाउसिंग में, सैनिटेशन में, मनरेगा में, और हाउसिंग फॉर ऑल में, सारी जगह पे कन्वर्जेंस की बात होती है। हेल्थ का जो है वो लाइवलीहुड के साथ, लाइवलीहुड का सैनिटेशन के साथ, इन सब का कन्वर्जेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट ऐसा है कि आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो अच्छे से, इसलिए मैंने हाईलाइट किया। स्किल डेवलपमेंट जो है अगर वो एश्योर्ड एम्प्लॉयबिलिटी देगा तो सक्सेस मिलेगी। अब अभी क्या देख रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी लगभग 70-75% तो तय की गई है, पर एक्चुअली में वो 60% या 55% या 50% कम होती जा रही है। तो अगर वो 100% की तरफ जाएगी तो लोगों का रुझान भी आएगा, कल्चरल माइंडसेट भी बदलेगा। दूसरा, स्पेटियल जस्टिस की बात की गई है। ये क्या होता है, अगर आपको ट्रेनिंग बैकवर्ड रीजन में देनी है और बैकवर्ड क्लास को देनी है तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और आपके जो ट्रेनर्स होने चाहिए वो भी उसी रीजन के होने चाहिए, तभी आप एक अच्छा माहौल और एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। इसी को कहते हैं स्पेटियलिटी जस्टिस। स्पेटियलिटी जस्टिस यही है, ठीक है। स्पेटियल का मतलब क्या होता है, स्पेस से रिलेटेड है, स्पेस, वो जो उसका प्लेस होना चाहिए वो वहीं पे होना चाहिए। दूसरा, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन की बात की गई है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन की बात या जेंडर बैलेंस की बात, जेंडर इनइक्वलिटी या जेंडर जस्टिस की बात कहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा 2030 में भी की गई है। हम ये भी बहुत सारे लेख इस पे लिखे गए हैं, ये भी जानते हैं वुमेन कमाती है तो घर को अच्छे से चला सकती है, वुमेन एजुकेटेड होती है तो आगे की कई सारी जनरेशन एजुकेटेड हो जाती हैं, वुमेन कमाती है तो पैसे बचाती है, आदमी कमाता है तो पैसे गांव में उड़ा भी देता है। अलग अलग सर्वे हैं, अलग अलग इसकी रिपोर्ट्स हैं। दूसरा, इनोवेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्टिकल 51A साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बात करता है। आर्टिकल 51A आप देख लीजिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्लीज़ पॉलिटी स्टूडेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन हेयर। ओके, सो इनोवेशन क्या है, अब आप पहले कोई चीज़ हाथ से करते थे, बाद में उसको करने के लिए मशीनें आ गई, बाद में करने के लिए कुछ और चीज़ आ गई। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, पहले हाथ से लिखते थे, पासबुक में एंट्री करते थे, बाद में कंप्यूटराइजेशन आ गया, बाद में कोर बैंकिंग आ गई, बाद में मोबाइल बैंकिंग आ गई, बाद में उसके ऐप्स आ गए, बाद में उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए। अभी तो क्रिप्टो करेंसी और ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी या किस तरीके से ये जो लेजर मेंटेन करते हैं ना क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइंस आपने सुने होंगे किस तरीके से, और आगे वो सारे भी लेकिन वो एग्जॉटिक हो जा रहे हैं तो इसलिए उनको मान्यता नहीं है। मान्यता होना ना होना वो दूसरी चीज़ें हैं,
पर देखिए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ वो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो कि एक सामान्य प्रक्रिया को रोक करके कुछ नया आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ले आती हैं, वो इनोवेशन कहलाता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ों में इनोवेशन करें, जैसे कंप्यूटराइजेशन है या मैकेनाइजेशन है। ओके, आगे देखते हैं। इस पर बहुत अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है इनोवेशन के ऊपर। मेंटर, फिर 2-3 स्कीम्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। एक तो आई थी मेंटर इंडिया स्कीम नीति आयोग की। मेंटर इंडिया स्कीम क्या है? अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई थी अटल इनोवेशन मिशन में। ऐसी 900 लैब्स हैं जिनको 6 से 12 क्लास के बच्चे जा कर के सीख सकते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म इंडिया कर सकते हैं। लैब्स कैसी हैं? जिसमें सारी स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि 3D प्रिंटर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट टूल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सेंसर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब जा कर के वहाँ पे सीख सकते हैं। तो ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। फॉर्मल एजुकेशन बिगेस्ट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन द फॉर्मल एजुकेशन ग्लोबली, विश्व में शायद इतनी बड़ी नहीं होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? मेंटर इंडिया स्कीम चलाई। मेंटर इंडिया स्कीम मतलब ऐसे मेंटर जो कि हफ्ते में 3-4 घंटे दे सकते हैं इन लैब्स में, जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो मेंटर इंडिया स्कीम्स। नेक्स्ट संपदा स्कीम्स देख लेते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग के बारे में है। अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंतर्गत मेगा फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स और फूड सेफ्टी, क्वालिटी असेसमेंट और एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी तक चल रहे हैं वो एज़ यूजुअल चलेंगे, बट अम्ब्रेला क्या हो जाएगा? संपदा का हो जाएगा। फुल फॉर्म ये दिया हुआ है। और इसका जो टर्म है वो 14वें फाइनेंस कमीशन जो कि 2016 से 20 तक है, उसके को टर्मिनस है। और फार्मर्स को अच्छी इनकम भी होगी क्योंकि उसके गेट से लेकर के रिटेल तक के लिए वो चीज़ क्रिएट हो जाएगा। दूसरा, इसके द्वारा 334 मीट्रिक टन जो है वो एग्रो प्रोड्यूस हैंडल होगा। 20 लाख फार्मर को बेनिफिट होगा क्योंकि उनको अच्छा प्राइस मिलेगा। 5,30,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 2020 तक जनरेट हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कि 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट, पीएम युवा योजना है अगली योजना। पीएम युवा योजना बेसिकली क्या है? वो है MSDE यानी कि जो मिनिस्ट्री है और वाधवानी ऑपरेटिंग फाउंडेशन के बीच में MOU हुआ है 2016 में। ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप है। 15 लाख स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। 3050 उसके सेंटर्स हैं। ITI एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स गवर्नमेंट भी हैं, बहुत प्राइवेट भी हैं। ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं जिसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके बाद वो क्लासरूम सेशंस भी हैं। और स्कीम क्या करेगी? स्कीम लगभग 23,000 इंटरप्राइजेस क्रिएट कर देगी और लगभग 2,30,000 जॉब क्रिएट कर देगी। तो ये बहुत सारी स्कीम्स में से कुछ स्कीम्स मैंने उठा ली डिस्कस करने के लिए, जो कि मुझे थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट भी लगी है। और इसी के साथ मैंने लगभग 70 से 80% भाग इस मैगजीन का कवर कर लिया है। होप आपको पसंद आएगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% कवर हो गया है, बट अगर आपके पास समय उतना नहीं है कि आप योजना भी पढ़ें फिर कुरुक्षेत्र भी पढ़ें, तो आप वीडियो देख लें, कुछ अपने 5-6-8 पेज के नोट्स बना लें और उस नोट्स को बार बार पढ़ें, क्योंकि सारे आर्टिकल तो वैसे भी याद नहीं रहने हैं, आपको कुछ क्रक्स थोड़ा बहुत याद रहेगा। उस तरीके से आगे बढ़ते रहें, कॉन्फिडेंस अपना हाई रखें, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। Thanks a lot for watching this video. Have a nice day.